नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा चाह रहे हैं कि हम भी अपनी ओर से आप लोगों के लिए कुछ मेहनत करें। तो इसके लेकर के मैंने यह सोचा है फ्रेंड कि प्रत्येक दिन के आपके 5 बजे एक वीडियो मिलेगी, जिसमें हम किसी सब्जेक्ट जैसे विज्ञान की होगी, इतिहास की होगी। तो पहले तो हम शुरू विज्ञान से ही करेंगे, क्योंकि यह आपको रेलवे ग्रुप डी, रेलवे आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, बीपीएससी, बिहार दरोगा, सारे जगह पे विज्ञान पूछा जाता है और रेलवे में तो खास करके पूछा जाता है और बीपीएससी में भी इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो मैं सबसे पहले विज्ञान से शुरू करूंगा। तो विज्ञान को सबसे पहले जब हम ख़त्म कर देंगे तो फिर हम आगे के सब्जेक्ट में बढ़ेंगे। तो मेरा जो तरीका होने वाला है फ्रेंड, वह यह होने वाला है कि किसी भी क्वेश्चन को जब हम पढ़ें तो उसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ सकें, क्योंकि ना सिर्फ हम उस क्वेश्चन को समझें बल्कि उस क्वेश्चन से अगर कोई अदर प्रश्न भी आ रहा है तो हम उसको भी बहुत ही आसानी से हल कर सके। तो यह मेरा पैमाना रहने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि आप हमें जज कर सकें कि हाँ, इसका वीडियो हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। एक बार आप इस नज़रिए से, जज करने के नज़रिए से भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो मैं तो आशा करूँगा कि आपको यह वीडियो ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। साथ में फ्रेंड, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके लिए अनअकैडमी आपको जय बीपीएससी से आपको एक कोर्स लेकर आ रही है, जिसमें यह आपको 8 तारीख से यह कोर्स स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड। और इसकी जो ड्यूरेशन है वह 8 महीने है। हिंदी माध्यम में यह कोर्स स्टार्ट हो रहा है और इसमें आप लोग को तैयारी कराया जाएगा। पीटी और मेंस दोनों का आप लोग को एक साथ तैयारी कराया जाएगा। तो अगर आप बीपीएससी के लिए सीरियस हैं, थोड़ा सा अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप विजय बीपीएससी कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। क्योंकि देखिए, यूट्यूब चैनल है, अगर वह आपको पढ़ा भी रहे हैं तो हो सकता है वह कभी आपको पढ़ाना बंद कर दें। तो इसलिए मैं आप लोग को कहूँगा कि आप इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। और इसको आप जब ज्वाइन करने जाइएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है मेरे कोड यूज करने से, कन्हैया 10। कन्हैया 10 अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस कोड को आप जरूर यूज कीजिएगा। साथ में अगर आप पे 67वीं बीपीएससी के लिए अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लेकर के भी आपको अनअकैडमी कोर्सेस लेकर आई है। तो इसके लेकर के जो कोर्सेस हैं फ्रेंड, वह भी 6 सितंबर से ही शुरू हो गई है, यानी कि अभी आप 2 दिन लेट हैं। तो यह कोर्सेस भी हिंदी माध्यम में उपलब्ध है और इसके लिए भी आपको स्पेशल टीचर्स मिल जाएंगे। तो 67वीं बीपीएससी का पीटी में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एक बार आप इसको जा करके जरूर विजिट कीजिएगा। साथ में आपको बताऊं फ्रेंड, अनअकैडमी आपके लिए स्पेशल फ्री क्लासेस भी लेकर आती है। तो आप नीचे दिए हुए लिंक से जा करके आप अनअकैडमी को जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेशल क्लासेस हैं उसको आप मेरे कोड से बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। और कोड मैंने आप लोग को बताया, कन्हैया 10। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कोड भी मैं लिख दे रहा हूँ। कन्हैया 10 कोड को आप जैसे ही अप्लाई कीजिएगा, सारे स्पेशल क्लासेस आपको फ्री में ओपन हो जाएंगे। तो एक बार आप जा करके अनअकैडमी को जरूर विजिट कीजिए। पहले आप अगर पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं तो पहले आप स्पेशल क्लासेस लेकर देखिए। स्पेशल क्लासेस पसंद आते हैं तो इसके पेड कोर्सेस को लीजिएगा। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरुआत करते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा, शक्ति का मात्रा क्या होता है? हेटेज, वोल्ट, वाट या न्यूट्रॉन? तो जो शक्ति का सही मात्रक होता है फ्रेंड, वह होता है वाट। और अगर हम वाट के बारे में बात करें तो वाट आखिर कहते किसको हैं? तो वाट कहने का मतलब यही होता है कि इसको अगर हम अगले रूप में कन्वर्ट करना चाहें, इसको अगर दूसरे तरह से देखना चाहें तो इसका एक और मतलब होता है कार्य बटा समय, यानी कि वह व्यक्ति किसी कार्य को कितने समय में कर रहा है, इसी को हम लोग शक्ति कहते हैं। जिससे हम लोग कहते भी हैं बोलचाल की भाषा में कि इसकी इतनी शक्ति है, यानी कि इसका कहने का मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति किसी कार्य को कितने समय में कर रहा है। यानी शक्ति है जो समय को डिनोट करता है, उसके दर को डिनोट करता है, कार्य करने के दर को डिनोट करता है। तो यानी कि इसका यहाँ पर से एक और मात्रक निकाला जा सकता है। कार्य का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ से निकाला जा सकता है जूल। और सेकंड का क्या मात्रक होता है? समय का क्या मात्रक होता है? तो सेकंड, यानी कि यहाँ से निकाला जा सकता है जूल प्रति सेकंड भी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो आपको पता है कार्य का जो मात्रक होता है वह होता है जूल। और कार्य कहते किसको है?
अगर भौतिकी की भाषा में अगर कार्य की सिंपल सा अगर मतलब होता है तो वह यह होता है कि अगर कोई वस्तु में अगर बल लगाने की दिशा में विस्थापन हो रहा है तो हम कार्य मानेंगे। जैसे अगर आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पर कोई अगर वस्तु रखा हुआ है और हम यहाँ पे इस प्रकार से बल आरोपित कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फोर्स आरोपित कर रहे हैं और इसमें इस दिशा में या इस दिशा में किसी भी दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है तो हम यह मानेंगे कि इस वस्तु पर कार्य किया जा रहा है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपने यह वस्तु का अगर मास है जो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसका मास है और आपने यहाँ पर बल आरोपित किया, लेकिन यहाँ पर विस्थापन हुआ वह जीरो हुआ, यानी आप यह भी मानकर चलिए कि आप इसको तोड़ रहे हैं या आप इसको गला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का विस्थापन नहीं हुआ, तो यह भौतिकी के संदर्भ में यह कार्य नहीं होता है। तो यानी कार्य का सिंपल सा मतलब है कि आप किसी वस्तु को अगर विस्थापित कर पा रहे हैं तो कार्य हुआ। तो जो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है फ्रेंड, वह होता है बल गुने विस्थापन, और अगर वहां पर कोई एंगल बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने यहाँ पे बल आरोपित किया लेकिन विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को हम cos थीटा से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो कार्य का फॉर्मूला हो जाता है वह हो जाता है एफ एस cos थीटा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवृत्ति को किससे मापा जाता है? हेटर से, मीटर प्रति सेकेंड से, या रेडियन से, या वाट से? तो आपको पता है आवृत्ति को हेटेड से नापा जाता है और इसी से हम लोग को पता चलता है कि कोई ध्वनि है वह कितनी तीव्र है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत का प्रतिरोधकता का इकाई क्या है? फराद, वोल्ट, एम्पियर या ओम? अगर इसकी हम देखें तो इसमें कोई भी ऑप्शन है वह सही नहीं है। जनरली जो छात्र होंगे वह ओम को टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रतिरोध नहीं लिखा हुआ है, प्रतिरोधकता की बात की गई है और प्रतिरोधकता जो होती है वह प्रतिरोध नहीं होता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में जो मूल अंतर होता है वह होता है फ्रेंड कि जो प्रतिरोध है, जैसे मान लीजिए यह कोई तार है, यह तार की लंबाई और इसकी जो यहाँ पर की जो क्षेत्रफल है इस पे प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि वह तार कितनी लंबी है, उसकी जो तार की मोटाई कितनी है उस पर प्रतिरोध निर्भर करेगा। लेकिन जो प्रतिरोधकता है वह इन सबों से परे होता है, यानी कि वह ना तो इसके लंबाई पर निर्भर करेगा और ना ही इसके मोटाई पर निर्भर करेगा। वह जो निर्भर करेगा वह यह निर्भर करेगा कि यह पदार्थ किससे बनी है। जैसे अगर मान लीजिए यह अगर लोहे की बनी होगी तो इसकी प्रतिरोधकता अधिक होगी, अगर इसके सिवाय यह चांदी की बनी होगी तो इसकी प्रतिरोधकता कम होगी, कॉपर की बनी होगी तो इसकी प्रतिरोधकता कम होगी। यानी कि प्रतिरोधकता है वह पदार्थ के लंबाई और उसके मोटाई पर निर्भर नहीं कर करके पदार्थ की किस चीज की बनी है पदार्थ उस पर निर्भर करता है। तो यह दोनों में अंतर हो जाता है और इसका मात्रक इन चारों में से कोई भी सही नहीं है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का इकाई है, समय का इकाई है, आयु का इकाई है, या प्रकाश की तीव्रता का इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो जिसकी इकाई है फ्रेंड वह है दूरी का, और इसका जो मुख्य रूप से हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं यह हमेशा सवाल आता है। तो इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं वह खगोलीय दूरी को नापने के लिए करते हैं, यानी कि हम लोग जब ब्रह्मांड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब किसी चीज़ की हम दूरी नापते हैं तब हम इसका उपयोग मुख्य रूप से करते हैं। तो इसका जो मतलब होता है फ्रेंड वह यह होता है कि जब प्रकाश एक साल में जितना दूरी तय कर ले उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करे उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष में कितनी दूरियां होती है, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, अगर हम इसको देखना चाहें तो एक वर्ष में प्रकाश है वह 9.46 गुने 10⁻15 मीटर प्रकाश वर्ष में होते हैं, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश इतनी दूरी तय कर लेती है। अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से आपको 3 घटा देना होगा, यानी कि यह हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। अगर हम मीटर में इसको डिनोट करना चाहें तो यह 15 मीटर हो जाएगा। चलिए अगले हम प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पारसेक तारों संबंधी दूरियों के मापन का मात्रक है, यानी कि पारसेक है वह तारों को दूरियों को मापा जाता है पारसेक द्वारा। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें 4.25 प्रकाश वर्ष होते हैं,
या 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं या 4.5 प्रकाश वर्ष होते हैं या होते हैं 3.05 प्रकाश वर्ष। देखिए पार्सेक है वह खगोलीय दूरी का ही मात्रक है और यह सबसे बड़ी मात्रक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी नापने की सबसे बड़ी मात्रा क्या होती है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी मात्रक होती है पार्सेक। पार्सेक से अगर हम देखें तुलना करें प्रकाश वर्ष से, तो 3.26 प्रकाश वर्ष में अगर हम गुना कर दें तो यह हमारा पार्सेक निकल करके आ जाएगा। अगर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 3.06 गुने 10 के पावर 16 मीटर एक प्रकाश पार्सेक में होता है। तो यह सबसे लंबी दूरी है ब्रह्मांडीय दूरी को मापने का। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है नैनोमीटर। एक नैनोमीटर में कितना होता है? तो आपको पता है कि नैनोमीटर है वह काफ़ी छोटी अल्प दूरी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह ऑप्शन नंबर डी 10 के पावर -9 सेंटीमीटर। जब आपका कोई दूरी है तो आप उसको बोल सकते हैं कि यह 1 नैनोमीटर है। अगर हम माइक्रोन की बात करें तो माइक्रोन में होता है 10 के पावर -6 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ों को आप लोग समझिएगा, इसको आप याद कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एम्पियर किस चीज को मापने का इकाई है? वोल्टेज को नापने का इकाई है, विद्युत धारा नापने का इकाई है, या प्रतिरोध नापने का इकाई है, या पावर नापने का इकाई है? तो जो एम्पियर नापने की इकाई है फ्रेंड वह है विद्युत धारा। इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा कि आखिर हम जब विद्युत धारा कहते हैं या बोलते हैं कि इससे करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि अगर हम मान लीजिए कि यह एक तार है और इस तार से हम जब कह रहे हैं कि इस तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अभी इससे 1 एम्पियर की अगर धारा हम कह रहे हैं कि इससे अगर प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है फ्रेंड, आपको पता होगा कि जब हम भी बोलते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है तब इसका सीधा सा मतलब होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन है वह एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं, यानी कि इधर से इधर मूव कर रहे हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही होता है वह विद्युत धारा कहलाता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन जब हम पास करेंगे तब हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं तब हम बोलते हैं कि 1 एम्पियर की धारा इस तार से प्रवाहित हो रही है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एसआई यूनिट में कौन सही नहीं है? कार्य, जूल, बल, न्यूटन, द्रव्यमान, किग्रा, या दाब, डाइन? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा दाब। दाब का जो डाइन मात्रक है वह डाइन एसआई मात्रक नहीं है बल्कि यह सीजीएस मात्रक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाइन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बल्कि अगर हम कार्य के देखें तो कार्य का मात्रक जूल होता ही है, बल का मात्रक न्यूटन होता ही है और द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता ही है। और ये सारे मात्रक किस में है? तो ये सारे मात्रक एसआई मात्रक में है और जबकि यह मात्रक है वह किस में है? तो सीजीएस मात्रक में है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृति, या दाब? तो यहाँ पर हम अगर देखें तो लगभग सारे मात्रकों का सारे राशियों का मात्रक है सिवाय विकृति का। विकृति कहते किसको हैं? जैसे अगर मान लीजिए कि आपको एक बॉक्स दिया गया इस प्रकार का आपका मान लीजिए रबड़ दिया गया है और इस रबड़ को अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या किया आपने? इसके लंबाई या जो भी इसके शेप है उसमें आपने इस प्रकार का विकृति पैदा कर दिया, यानी कि आपने इसके शेप को बिगाड़ दिया। तो विकृति यही होता है कि इसके जो बनाया हुआ शेप है, यानी कि ये वाला शेप और इस वाले शेप को जब हम अनुपात के रूप में लेंगे तो हम उसको बोलेंगे कि यह उसकी विकृति है। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है बल्कि यह एक क्या होता है? यह एक अनुपात होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है, आवृत्ति की इकाई है, या वेग की इकाई है? तो एंगस्ट्रम है वह तरंगदैर्घ्य की इकाई है फ्रेंड और इसकी अगर हम मात्रक की बात करें तो यह होता है 10 के पावर -10 मीटर। अगर किसी चीज़ की लंबाई है तो हम बोल सकते हैं कि वह एक एंगस्ट्रम है। और मुख्य रूप से इसका जो प्रयोग किया जाता है वह कहाँ पर किया जाता है? तो किसी चीज़ का
अगर आप तरंगदैर्घ्य जब नापते हैं तो हम इसी मात्रक में नापते हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1000 वाट, 750 वाट, 746 वाट या 748 वाट। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए है, जिसमें एक तरफ आपके राशि दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसके मात्रक दिए हुए हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है उच्च वेग। तो उच्च वेग को किस चीज़ से नापा जाता है? तो उच्च वेग को मैक से नापा जाता है। और मैक है वह क्या है? तो मैक है वह ध्वनि के वेग से उस पिंड का वेग का अनुपात ही क्या कहा जाता है? मैक कहा जाता है। तो यह ध्वनि के वेग से संबंधित है। ध्वनि के वेग से हम किसी चीज़ का जब हम तुलना करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मैक में उसकी हम चाल को नापते हैं। और ज़्यादातर जो वायुयानें होती है उसकी चाल को मैक में ही नापा जाता है। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में नापा जाता है, बिल्कुल सही है। दाब को पास्कल में नापा जाता है और ऊर्जा को जूल में नापा जाता है। तो इसका सिंपल सा सीधा सीधा मिलान हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। एक माइक्रोन है वह लंबाई को प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन कितनी लंबाई को प्रदर्शित करता है? तो 1 माइक्रोन में आपको पता होगा 10⁻⁻6 सेंटीमीटर लंबाई को 1 माइक्रोन में प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि निम्नलिखित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? यानी कि ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? नोट, डॉब्सन, पॉइज या मैक्सवेल। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा डॉब्सन। डॉब्सन से हम लोग ओजोन परत की मोटाई नापते हैं। और ओजोन परत होता कहाँ है? तो ओजोन परत होता है वह समताप मंडल में ही होता है। और समताप मंडल में आपको पता होगा कि यह जो होता है वह विषुवत रेखा पर मोटी होती है, लेकिन ठंडे प्रदेशों में जैसे ध्रुवों पर यह पतली हो जाती है। तो हम लोग कभी कभी सुनते भी होंगे कि ध्रुवों पर ओजोन परत में छिद्र हो गया है। तो उसका हम जो नापते हैं कि आखिर छिद्र हुआ या नहीं हुआ, कहीं पर पतला है या मोटा है, तो उसको हम लोग किस में नापते हैं? तो उसको हम लोग डॉप्सन से नापते हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा सोनार। जैसे देख लिए, मान लीजिए यह समुद्र है और यहाँ पर सोनार होता है। तो सोनार में 2 यंत्र लगे होते हैं। पहला यंत्र तो होता है वह उच्च आवृत्ति का तरंग पैदा करता है और यह तरंग यहाँ से यहाँ तक आती है और यहाँ पर से टकरा करके वापस इसके द्वारा ग्रहण की जाती है। तो अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु होती है तो यहाँ से टकरा करके यह वापस चली जाती है। तो जिससे यहाँ पर जो बैठे हुए जो टेक्नीशियन होते हैं उनको पता चल जाता है कि हाँ नीचे कोई वस्तु है। तो इससे किसी चीज़ जब खो जाता है, जैसे कोई जहाज डूब गया या और कोई चीज़ें नीचे डूब गई, तो सोनार को भेज करके उससे उसकी स्थिति को हम लोग जांचते हैं कि वहाँ पर वो चीज़ है या नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से हम लोग ध्वनि की तीव्रता नापते हैं, जबकि ऑडियोफोन जो होता है उससे हम लोग किसी चीज़ को, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको आप देखे होंगे कान में एक लगाए हुए रहता है, अगर वह सुनने में उनको प्रॉब्लम होता है, अगर वो अच्छे से सुन नहीं पाते हैं तो वे कान में छोटा सा ब्लूटूथ टाइप का लगाए हुए होते हैं। तो उसको वो जो चीज़ जो होता है वह होता है ऑडियोफोन। तो ऑडियोफोन और ऑडियोमीटर दोनों में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंडवेन। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम यह नापते हैं कि कोई वायु कितनी तेजी से गमन कर रही है, उसकी हम लोग चाल को नापते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड निम्नलिखित में कौन सुम्मिलित नहीं है? एनेमोमीटर से वायु की चाल नापी जाती है, अमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है, टेक्योमीटर से दबांतर नापा जाता है या पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है। तो जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया
कि एनेमोमीटर से बिल्कुल वायु की चाल ही नापी जाती है। आमीटर, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आमीटर से विद्युत धारा को नापा जाता है। और पायरोमीटर जो होता है वह किसी चीज़ को उच्च ताप को जैसे नापा जाता है, जैसे मान लीजिए सूर्य का ताप नापना है, तारों का ताप नापना है, या कोई बहुत ऊंची ताप को नापना है तो हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। जबकि टेक्योमीटर का हम लोग दबांतर नापने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्योमीटर। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या द्रव तापमापी। तो जो पायरोमीटर होता है फ्रेंड वह होता है विकिरण तापमापी, यानी कि इसमें हम किसी चीज़ का तापमान है वह विकिरण द्वारा नापते हैं। जैसे आप इसको समझिए, जैसे आप सूर्य का अगर हमको तापमान नापना है तो अब सूर्य का तापमान नापना है तो सूर्य के पास हम जा करके तापमान नहीं नाप सकते हैं। उसके लिए हमें एक ऐसा तापमापी चाहिए जो दूर से ही उसके तापमान को नाप ले। तो इसके लिए जो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर है वह उसके विकिरण के उत्सर्जित होने की मात्रा से उसके तापमान का अंदाजा लगा लेता है। और यह जो है वह स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित है। स्टीफन का सिद्धांत यह कहता है फ्रेंड कि उसके द्वारा जो विकिरण उत्सर्जन करने की जो मात्रा है वह उसके परंताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। यानी कि उसकी द्वारा जो जितना अधिक वह विकिरण उत्सर्जित करेगा, हम जानेंगे कि उसके चतुर्थ घात यानी कि उसके पावर का 4 गुना उसका ताप है। तो यह इस सिद्धांत पे आधारित है। और इससे हम कितना मिनिमम से मिनिमम तापमान नाप सकते हैं? तो हम इससे 800 डिग्री से कम का तापमान हम नहीं माप सकते हैं। 800 डिग्री से कम तापमान इसलिए नहीं माप सकते हैं फ्रेंड कि किसी भी चीज़ का अगर 800 डिग्री से कम तापमान है तो वह विकिरण को ही उत्सर्जित नहीं करेगा, और जब तक विकिरण का उत्सर्जित नहीं करेगा पायरोमीटर वहाँ पर ताप नहीं नाप सकता है। और एक चीज़ और कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तापमापी है जिसको लिए हमें उसमें स्पर्श नहीं करना पड़ता है, यानी कि हम उससे दूर से ही उसका तापमान माप सकते हैं। तो पायरोमीटर को आपको वहाँ पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे दूर से ही इससे तापमान माप सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। दूध का अपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? हाइड्रोमीटर, ब्यूटेरियोमीटर, लैक्टोमीटर या थर्मोमीटर। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा लैक्टोमीटर। आपको पता होगा जब कोई दूध बेचने जाता है तो लैक्टोमीटर से उसकी घनत्व को नापा जाता है, जिससे पता चल जाता है कि दूध शुद्ध है या अशुद्ध है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्यूटेरियोमीटर, इससे क्या नापा जाता है? तो इससे उसकी वसा की मात्रा उस दूध में कितनी है वह इससे नापा जाता है। थर्मामीटर से आपको पता ही है जब हम बुखार नापते हैं, यानी कि इससे तापमान मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? किसी चीज़ का अपेक्ष। अगला प्रश्न है फ्रेंड, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा हाइग्रोमीटर। देखिए हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाएगा? आर्द्रता नापा जाएगा। और हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाएगा? वह नापा जाएगा घनत्व। तो इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते हैं हाइग्रो और हाइड्रो में। तो आपको यह देखना है कि हाइड्रो जहाँ पर लग गया वहाँ पर घनत्व की बात हो जाएगा, जैसे ही हाइग्रो लगा वहाँ पे पानी का बात हो जाएगा, यानी कि आर्द्रता का बात हो जाएगा। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रो में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए फ्रेंड। तो स्टेथोस्कोप से क्या नापा जाता है? तो स्टेथोस्कोप का सीधा सा मतलब होता है आला। आपको आला को ही स्टेथोस्कोप कहा जाता है। तो इससे जो आपका नापा जाता है वह हृदय की ध्वनियों को सुनने के लिए इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। स्पिग्नोमैग्नोमीटर का सीधा सा मतलब होता है वह फ्रेंड वह होता है रक्तचाप नापने की मशीन, जो आपके बीपी नापने के लिए उपयोग किया जाता है उसको स्पिग्नोमैग्नोमीटर कहा जाता है। तो इसको रक्तचाप नापने के लिए उपयोग किया जाता है। कैरेक्टोमीटर आप जब सोने की शुद्धता आपको नापना होगा, सोनार के पास जाइएगा तो जिस यंत्र से वह सोने की शुद्धता नापता है उसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टोमीटर, यानी कि वह सोना कितने कैरेट का है वह जिससे नापता है वो उसको कहते हैं कैरेक्टोमीटर। लैक्सोमीटर से आपको पता है प्रकाश की तीव्रता को नापा जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रक्त दाब नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रक्त दाब नापने के लिए बीपी नापने वाला यंत्र है उसको वैज्ञानिक नाम स्पिग्नोमैग्नोमीटर है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है फ्रेंड, राडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए, या वर्षा कराने वाले बादलों का पीछा करने में। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए। इसमें क्या किया जाता है कि एक उच्च वेग का आपको रेडियो तरंग यहाँ पर से छोड़ा जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ से चारों तरफ यहाँ से रेडियो तरंग को छोड़ा जा रहा है, तो जब यह रेडियो तरंग यहाँ पर टकरा जाएगी और टकरा करके जब वापस आएगी तो लोगों को यह पता चल जाता है कि बीच में कोई अवरोध है। और इसी से पता चलता है कि जब बीच में कोई अवरोध है यानी कि वहाँ पर कोई ना कोई वस्तु है। तो इसी से हम लोग वायुयान को भी पता करते हैं। जब वायुयान से टकरा करके हमारा रेडियो तरंग वापस आ जाता है तो हम समझते हैं कि वहाँ पर कोई वस्तु है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सी राशि रिक्टर स्केल के पैमाने पर नापी जाती है? तो रिक्टर स्केल हिम नदी की चाल को नापने के लिए प्रयोग की जाती है, जनसंख्या वृद्धि नापने के लिए प्रयोग की जाती है, या भूकंप की तीव्रता नापने के लिए प्रयोग की जाती है, या पृथ्वी के अंदर का तापमान नापने के लिए प्रयोग की जाती है। तो रिक्टर स्केल, देखिए रिक्टर स्केल क्या होता है, एक स्केल होता है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 9 भागों में बांटा हुआ एक स्केल होता है, यानी कि यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पर 9 रहेगा। यह बताता है भूकंप की तीव्रता। 1 भूकंप आया और 2 भूकंप आया, इसमें जो तीव्रता का जो अंतर होता है फ्रेंड वह 10 गुना होता है। यानी कि 1 अगर 1 है तो 2 है वह कितना है 10 है, 3 है वह कितना है 100 है। यानी 2 से 3 है वह 10 गुना रहेगा, 3 से 4 है वह 10 गुना रहेगा, 4 से 5 10 गुना रहेगा। अगर 8 रेक्टर का भूकंप आया है और 9 रेक्टर का भूकंप आया है तो उसके तीव्रता में 10 गुना का अंतर हो जाता है। तो कई बार यह पूछा भी जाता है, और यह जो स्केल दिया था वह सोरेनसन नाम के व्यक्ति ने दिया था। तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न भी वही है, भूकंपों की तीव्रता किसके द्वारा नापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने पर इसको नापा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ताप निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस पर, फ़ारेनहाइट पर, केल्विन पर, या रीमर पर? तो आपको पता है कि केल्विन एक ऐसा पैमाना है जिस पे ताप कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यानी कि जब 0 डिग्री केल्विन से किसी भी चीज़ का ताप है वह कम हो ही नहीं सकता है, और 0 डिग्री ही होना बहुत ही मुश्किल है। और यह एक आदर्श कंडीशन है। जब 0 डिग्री केल्विन अगर किसी चीज़ का तापमान होता है तो हम यह मानकर चलते हैं कि उस पदार्थ की अणुओं की जो आणविक गति है वह रुक जाती है, और यह कभी भी पॉसिबल नहीं है। यह एक आदर्श रूप है जिसको हम यह मानकर चलते हैं कि हाँ एक ऐसा भी कंडीशन आएगा जब तापमान है वह 0 डिग्री केल्विन हो जाएगी। और इसी को अगर हम सेल्सियस में देखना चाहें यानी डिग्री सेंटीग्रेड में देखना चाहें तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान को कम नहीं किया जा सकता है। तो केल्विन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? हृदय की धड़कन, वायुमंडल की दाब, या भूचाल, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सिस्मोग्राफ से जो उपयोग किया जाता है वह भूचाल यानी भूकंप की स्थिति या उसकी तीव्रता को नापने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ की उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड वह यह है, मिलान करने के लिए अगला प्रश्न कह रहा है भूकंप को हम किससे नापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से। ऊंचाई को हम किससे नापते हैं? तो अल्टीमीटर से हम लोग ऊंचाई को नापते हैं। और इसमें मान लीजिए जैसे कोई मीनार रहता है तो उसकी अगर हम ऊंचाई को नापना चाहें तो इसके लिए हम अल्टीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर का उपयोग कर सकते हैं। प्रतिरोध नापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो ओम का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका मिलान कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी मिलान करने के लिए है जिसमें दिया हुआ है एमीटर। एमीटर से क्या नापा जाता है? तो एमीटर से जैसे मैंने आप लोग को बताया कि वायु का वेग हम एमीटर से नापते हैं। सिस्मोग्राफ से आपको भूकंप नापा जाता है। बैरोग्राफ से हम बैरोमीटर से क्या नापते हैं? तो बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। और यहाँ पर बैरोग्राफ कह रहा है तो इससे भी वायुमंडलीय दाब भी नापा जाएगा। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापा जाता है। और आपको मैंने बताया था कि हाइग्रो और हाइग्रो से आर्द्रता और हाइड्रो से घनत्व, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ,
पायरोमीटर, गायरोस्कोप या क्राइमोग्राफ। तो पॉलीग्राफ से हम लोग किसी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोला जाता है तो हम लोग पॉलीग्राफ द्वारा हम उसके झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है इसका हम लोग पता लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो ये हमारा कैसा लगा फ्रेंड, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारा यह पहला वीडियो था जिसमें हम कुछ आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है इसमें थोड़ी मेरी कमियां भी रह गई हो, तो भविष्य में मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कर जो भी डाउट हो वह हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हमें मोटिवेशन थोड़ा मिले और हमें भी पता चले कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।